नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। साथियों, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में जो तीर्थयात्री हैं, जो पर्यटक हैं, वो बड़ी संख्या में आएंगे गर्मियों में, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो पर्यटक हैं उनका रुझान जम्मू कश्मीर की तरफ थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा जो हर साल अमरनाथ यात्रा होती है, ये माना जा रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर भी इस हमले का असर पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने कमर कस ली है अपने पर्यटकों का स्वागत करने के लिए, तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए। लेकिन यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि ज़्यादा बोझ जो तीर्थयात्रियों का है, लोगों के आवागमन का है, वो पहाड़ सहन नहीं कर पाते हैं। केदारनाथ का हादसा हम कुछ साल पहले झेल चुके हैं। हमारे साथ हैं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के श्री विनय रोहिला जी। उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में रोहिला साहब। पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं उत्तराखंड आने पर, और आपके साथ जितने भी आपके साथ जुड़े हुए दर्शक हैं उनको अभी मैं अभिवादन और वंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और अनेकों चारों तरफ देवताओं का वास है। और सभी पूरे देश से और विदेश से लोग आशीर्वाद लेने के लिए उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले विगत दिनों से 4.5 साल से लगातार यात्रा का जो दृष्टिकोण है उन लोगों के समक्ष गया है और यात्रा के संबंध में लोगों ने की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पर संख्या बढ़ी है और पहले से ही बढ़ रही है। अब सरकार भी उस चीज़ को लेकर सचेत है और निश्चित रूप से त्वरित गति से साधनों, संसाधनों और अपनी कार्यक्षमता के आधार पर कार्यों को आगे बढ़ा रही है। क्या क्या इंतजामात किए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, कोई भी यात्रा हो उसके अंतर्गत एक तो ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा लोगों को दिग्भ्रमिता ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन, तीसरी बात है कुछ लोग जो हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जैसे लोगों से टैक्सी के अंतर्गत गलत किराया ले लेना, ऐसी फिर होटल के अंतर्गत खाना अच्छा न देना, फिर परेशान होना। और इसी प्रकार से लोगों कितनी संख्या आ गई, कितनी ऊपर संख्या है, उस दृष्टिकोण से यात्रा को पूर्ण रूप से परिचालित करने के लिए अनेकों साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सुविधा रखी है। कहीं भी कोई से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर ले सकता है। उसके बाद टैक्सी के लिए भी उस एक सिस्टम में कार्य को किया गया है। पिछली बार से विगत यात्राओं में अनुभव हुआ है, उनकी परेशानियों को देख के टैक्सी एसोसिएशन की भी परेशानी होती है और जो टैक्सी लेने वाला है, हमारा श्रद्धालु जो यात्री आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। दोनों के कोऑर्डिनेशन होकर के टैक्सी के संबंध में उसे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, वो बहुत सारी प्रॉब्लम दूर की गई हैं। इसी प्रकार रास्ते भर में कोई परेशानी हो जाए तो पुलिस विभाग ने हज़ारों की संख्या में कैमरे लगाए हैं ताकि कहीं भी किसी यात्रा मार्ग के अंतर्गत कोई परेशानी हो तो उसको सुलभ सुविधा उसको तुरंत पहुँचाई जाए। आपको बीच में टोकना चाहूँगा, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शिकायतें आती हैं कि वेबसाइट अक्सर बंद मिलती है या लोगों को उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, पिछले साल कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन चूँकि कोई भी वेबसाइट हो जब वो ओवरलोड होगी तो ओवरलोड होने पे तो उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी में वापस आ जाती है। और अब की बार ऐसी समस्याएं बहुत कम हैं, लोग सुचारू रूप से यात्रा कर रहे हैं और बहुत संख्या में यात्री ऊपर तक चले भी गए, लौट भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि गंगोत्री यमुनोत्री रूट पे 36 घंटे लोग जाम में फंसे रहे, क्योंकि जो चौड़ाई है सड़कों की निश्चित तौर पर पहाड़ पर वो कम होती है। ऐसे में बड़ा एक चुनौती है सरकार के सामने इन लोगों का सुगम यातायात करना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यात्रा की समीक्षा 2-3 दिन बाद करते रहते हैं और लगातार पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यात्रा की देख रेख करने के लिए पूरा शासन और प्रशासन लगा रहता है। जहाँ तक जो यात्री आते हैं उनको समस्या होती है, उस समस्या के दृष्टिकोण से जब अचानक बहुत संख्या ज़्यादा आ जाती है तो उस संख्या को कहीं रोकना पड़ता है और फिर आगे जब संख्या वहाँ से या दर्शन करने के बाद निकल जाती है फिर उस संख्या को स्लॉट में भेजना पड़ता है। तो जब इस प्रकार का वातावरण बन जाता है उसमें ये बात ज़रूर आती है, पिछले भी दिनों में अनुभव हुए थे कि यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वो यात्रा का एक पार्ट है जिसमें लोगों को 2-2 घंटे भी रुकना पड़ा और उस 2-2 घंटे में उसका कारण है कि बहुत बड़ी संख्या, तो जब आगे से निकलेंगे तब पीछे से बढ़ेंगे। इसलिए
ये रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी है कि इतने से इतने रजिस्ट्रेशन के इस दिन आने, इतने से इस दिन के इस दिन आने। अब लोग उस व्यवस्था में आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है अब तक यात्रा जो चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसका पूरा आकलन किया गया कि किस धाम पर किस दिन कितने लोगों के दर्शन होना चाहिए? वो प्रतिदिन होता है, उसका सही डाटा तो मैं आपको बाद में अवेलेबल अभी इसके इंटरव्यू के बाद दे दूंगा। चूंकि आप आपदा प्रबंधन विभाग से हैं, किस प्रकार की लोगों को आप आश्वासन देना चाहेंगे? और चूंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, केदारनाथ हादसा हो चुका है, पहाड़ों की एक क्षमता है किस पर यात्रियों को झेलने की, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? मैं आपको बताता ना चाहता हूँ अतुल जी कि जब आपदा प्रदेश है ये, और चूंकि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे बादल और वातावरण कब बदल जाए कुछ नहीं पता होता। अभी कुछ दिनों की बात है कि रेड अलर्ट आ गया। रेड अलर्ट आ गया तो रेड अलर्ट आने पे बारिश की मात्रा बड़ी भारी मात्रा में अचानक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपदा विभाग सजग रहता है, कहीं भूस्खलन ना हो जाए, कहीं तार ना टूट जाए, कहीं कहीं ट्रैफिक ना फंस जाए। इसी प्रकार से पानी बरस रहा है तो कहीं ऐसी जगह पे यात्रा ना फंस जाए कि पानी के बहाव पे आ जाए। तो इस प्रकार से पूरी मॉनिटरिंग पूरा आपदा विभाग करता रहता है। और उन परिस्थितियों में यदि हमको यात्रा रोक के लोगों को रोकना भी है तो कोई स्कूल पास में हो, कहाँ हम उनको रुकवा सकते हैं, कहाँ खाना खुला सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था निर्देश दिए हैं पूरे विभाग को कि जब भी कोई यात्रा अगर रात को रुकवाना पड़ सकता है, दिन में रुक सकते हैं, तो खाने की व्यवस्था भी सरकार के स्तर से हो जाती है तुरंत। वॉलंटियर वगैरह भी आपने तैयार किए हैं? वॉलंटियर लगातार रहते हैं और प्रशासन के सीरीज में वॉलंटियर भी जुड़े रहते हैं। जब भी कहीं ऐसी घटना होती है, सभी चाक चौबंद व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। कोई हेल्पलाइन या कोई नंबर भी जारी किया इसके लिए? हेल्पलाइन नंबर हैं जारी हुए और टूरिज्म विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर हैं, आपदा विभाग के भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह इन नंबरों को बताया गया है यात्रियों को। फिर भी अभी तक ऐसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई कि कोई लोग इस तरह से फंसे हों या कोई परेशानी आ रही हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यात्री भी आने से पहले अपने आप को गाइडेड कर लेते हैं, प्रशिक्षित कर लेते हैं कि भाई ऐसी परेशानी है तो हमको इस तरह से समुचित प्रकार से ज्ञान प्रकार के शिक्षित दीक्षित होकर जाना है। कोई अपील करना चाहेंगे यात्रियों से इस प्रकार की? निश्चित रूप से अपील करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में यात्रा बहुत सुचारू रूप से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यात्रा की समीक्षा होती है, पूरी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार से यात्रा साधनों के कारण या किसी व्यवस्थाओं के कारण या किसी अनभिज्ञता के कारण, ऐसी कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि कोई ये मान ले कि वहाँ परेशानी होगी। सभी का यात्रा के अंतर्गत स्वागत है और हम सब तत्पर सेवा करने के लिए आपकी सेवा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए श्री विनय रोहिला, जो उपाध्यक्ष हैं आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड के। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज्य सरकार ने तैयारियां की हैं, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और चार धाम यात्राओं के लिए यात्रियों का स्वागत करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। हमारे चैनल पर नीचे आपदा प्रबंधन विभाग के नंबर भी चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने की सूरत में आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नमो इम्पैक्ट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। बहरहाल कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, उत्तराखंड।